Hello everyone, myself Dr. Magan Lal, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फिनोल और अल्कोहल इन दोनों में OH क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है। फिनोल में जो OH क्रियात्मक समूह है वो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ रहता है और अल्कोहल में जो OH क्रियात्मक समूह है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ रहता है। ये फिनोल है और ये है अल्कोहल। तो यहाँ पर जो OH समूह है वो बेंजीन वलय का जो कार्बन है उस कार्बन परमाणु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिकों को हम फिनोल कहेंगे। और यदि इस बेंजीन वलय वाले कार्बन से डायरेक्टली यदि OH समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। मान लो कि यदि इस प्रकार का यौगिक हो जिसमें बेंजीन वलय उपस्थित है और इस बेंजीन वलय से एक यहाँ पर कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है CH2 और इस CH2 से OH जुड़ा हुआ है, तो इस यौगिक को भी हम एल्कोहल ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो OH क्रियात्मक समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन वलय वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो इस CH2 समूह से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन वलय वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ हो, किसी एल्किल समूह वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उन यौगिकों को तो हम कहते हैं एल्कोहल। और यदि OH समूह हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधा बेंजीन वलय वाले कार्बन परमाणु से ही जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिकों को हम फिनोल कहते हैं। फिनोल का हम सबसे पहले देखेंगे नोमेनक्लेचर कि इन फिनोल का हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो फिनोल के नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं कि फिनोल के जो साधारण नाम हैं उन साधारण नाम को ही IUPAC पद्धति में स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सबसे सिंपल और सबसे पहला जो कंपाउंड है फिनोल, इसमें बेंजीन वलय से एक OH समूह जुड़ा हुआ है। इस यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। इस श्रेणी का जो दूसरा जो सदस्य है उसमें 2 OH समूह जुड़े हुए हैं बेंजीन वलय से। यदि बेंजीन वलय से 2 OH क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों और उन दोनों OH क्रियात्मक समूहों की पोजीशन क्या है, दोनों OH क्रियात्मक समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु से यदि जुड़े हुए हों तो उन यौगिक को हम बोलेंगे 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर इनको हम बोलेंगे 1,2 वाले जो क्रियात्मक समूह हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। या फिर इस यौगिक का एक दूसरा नाम है कैटकॉल। इसको हम IUPAC में भी कैटकॉल नाम स्वीकार कर लिया गया है। यदि दोनों OH समूह है 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 और 3 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों तो उस यौगिक को हम बोलेंगे 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इस यौगिक को हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और यदि दोनों OH क्रियात्मक समूह है 1, 2, 3 और 4, 1 और 4 क्रियात्मक 1 और 4 नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों तो उस यौगिक को हम बोलेंगे क्विनोल। कुछ और यौगिक हैं जिनका हम नामकरण देख रहे हैं। यदि बेंजीन वलय पर OH समूह है और CH3 समूह, ये दोनों समूह एक साथ जुड़े हुए हों तो उस यौगिक को हम बोलते हैं क्रिसोल। OH क्रियात्मक समूह है और CH3 क्रियात्मक समूह, ये दोनों समूह एक साथ जुड़े हुए हों तो उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, क्रिसोल बोलेंगे। यदि ये दोनों समूह पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हुए हों, 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए हों तो उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स अनुलग्न काम में लेंगे, ऑर्थो, ऑर्थोक्रिसोल। यदि 1 और 3 नंबर कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों तो उसको हम बोलेंगे मेटाक्रिसोल। और यदि 1 और 4 नंबर वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराक्रिसोल। इसी प्रकार एक ये यौगिक है जिसमें बेंजीन वलय पर एक तो Cl क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और एक OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है।
तो इस यौगिक का नाम देंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा तो इसमें क्रियात्मक समूह है और कौन सा इसमें प्रतिस्थापी है। यदि हम देखें इसमें तो OH तो क्रियात्मक समूह है और क्लोरीन यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी है। तो जिस कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मिनिमम नंबर देंगे। तो हम 1 नंबर कार्बन किसको देंगे, जिसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है। ये C1 कहेंगे इसको, बेंजीन वाला कार्बन, ये C2 और ये C3। तो क्लोरीन जो परमाणु है वो कितने नंबर कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन परमाणु पर। और जब इस यौगिक का हम नाम लिखेंगे तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, क्लोरीन का नाम लिखेंगे। क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पर, तो इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरो। और इस यौगिक को तो हम क्या बोलेंगे, फिनोल। तो इसका क्या नाम हो गया, 3 क्लोरोफिनोल। आप कहेंगे कि इस C1 को हमने क्यों नहीं डिनोट किया, तो ये हम बता रहे हैं कि जो OH क्रियात्मक समूह है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। ये जिस भी कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो उसको हम हमेशा कौन सा कार्बन नंबर देंगे, 1 नंबर ही देंगे, इसलिए इसका नंबर बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोफिनोल। कुछ और यौगिक हैं, जैसे बेंजीन वलय पर यदि 2 बेंजीन वलय इस प्रकार से जुड़ी हुई हों तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं। 2 बेंजीन वलय इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं तो ये यौगिक है नेप्थलीन। और इस नेप्थलीन पर जब OH समूह जुड़ा हुआ हो तो इस नेप्थलीन पर देखो, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसकी तो चारों संयोजकता है वो कार्बन परमाणु से फिल हो गई है। इन सब कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इन चारों कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इन कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु को हम OH समूह के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो OH समूह है वो इस पूरी की पूरी नेप्थलीन वलय पर केवल 2 ही प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखो ये जो 4 कार्बन परमाणु हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों कार्बन परमाणु एक ही प्रकार के, इनमें से किसी भी कार्बन परमाणु पर OH समूह जुड़ा हुआ हो तो उस यौगिक को तो हम क्या कहेंगे, एल्फा नेप्थोल। उस यौगिक का नाम क्या होगा, एल्फा नेप्थोल। चाहे OH समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर जुड़ा हुआ हो या फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, उस यौगिक का नाम होगा एल्फा नेप्थोल। और दूसरे प्रकार के जो कार्बन परमाणु है वो कौन सा है, वो है ये वाले, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। ये चारों कार्बन परमाणु एक जैसे हैं, तो इनमें से किसी भी एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ हो, OH समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, बीटा नेप्थोल। तो ये है एल्फा नेप्थोल और ये है बीटा नेप्थोल, जिसमें नेप्थलीन पर एक एक OH क्रियात्मक समूह है जुड़े हुए हैं। तो ये फिनोल के कुछ साधारण नाम हुए, IUPAC नाम हुए कि किस प्रकार से हम फिनोल का नामकरण करते हैं। हमने देखा कि फिनोल में OH समूह है वो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ रहता है, और OH समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होने के कारण जो फिनोल के जो गुण हैं वो एल्कोहल से कुछ अलग प्रकार के होते हैं। इनके गुण हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गुणों में किस प्रकार की भिन्नता होती है वो इस पूरी यूनिट में हम देखते जाएंगे कि जब इनकी बनाने की विधियाँ होंगी तब हम देखेंगे कि बनाने की विधियों में क्या अंतर है। जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है, अम्लता क्षारकता में क्या अंतर है, इनकी भौतिक गुणों में क्या अंतर है। तो सारे अंतर हैं एल्कोहल और फिनोल, उनको हम इस पूरे चैप्टर में साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो अब हम फिनोल का शुरू करते हैं। तो फिनोल में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि फिनोल के बनाने की विधियाँ। फिनोल के बनाने की जो पहली विधि है वो है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम है वो फिनोल के बनाने की औद्योगिक विधि है, यानी जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हमें ज़्यादा मात्रा में फिनोल की आवश्यकता होती है तो हम इस डाउ प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं। तो ये डाउ प्रक्रम वो फिनोल के बनाने की औद्योगिक विधि है। ये डाउ प्रक्रम में हम फिनोल को किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार के इसमें अभिकारक हमारे पास होते हैं, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम देख रहे हैं कि जब बेंजीन वलय पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पर बेंजीन वलय पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इस क्लोरीन को हमें रिप्लेस करना है
OH समूह के द्वारा। क्लोरीन समूह को हम किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? OH समूह के द्वारा। तो यहाँ पर हेलोजन को रिप्लेस हम कर रहे हैं OH समूह के द्वारा। तो ये जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की हम अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इस अभिक्रिया की खास बात ये होती है कि इस अभिक्रिया को हम उच्च ताप और दाब पर संपन्न करवाते हैं, यानी हमें अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वो उच्च रखना होगा। तब एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन परमाणु का रिप्लेस हो जाएगा OH समूह के द्वारा, और किसका निर्माण हो जाएगा? फिनोल के द्वारा। ये हमारी अभिक्रिया है कि ये है क्लोरोबेंजीन, जिसमें बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यूप्रस ऑक्साइड हम उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है वो भी हम हाई रखते हैं। और अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? क्लोरीन की जगह क्या जुड़ जाएगा? OH समूह आके जुड़ जाएगा और फिनोल का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम कह रहे हैं एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिक स्नेही किसी का प्रतिस्थापन करता है तो नाभिक स्नेही को हम किसके द्वारा लिखते हैं? Nu- के द्वारा। तो ये Nu- है। इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो तो अपने एकाकी इस बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन उनको साथ लेके निकल जाएगा बाहर Cl- के रूप में। और न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल है वो OH- ले रहे हैं। तो OH- में जो ऑक्सीजन परमाणु है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ इस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा और इस बेंजीन वाले पर OH समूह आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन संपन्न हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एरोमेटिक यौगिकों में या एरोमेटिक जो हैलाइड होते हैं उनमें जब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम संपन्न करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बहुत अंतर होता है। एलिफेटिक जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है। जब हम एल्कोहल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे एल्किल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है। एल्किल समूह से जो क्लोरीन परमाणु है वो हट जाता है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो साथ लेकर, और जो OH है वो एज ए नाभिक स्नेही इसके ऊपर अटैक करता है और एल्किल समूह से आकर जुड़ जाता है, और क्लोरीन है वो Cl- के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं हैं उनको हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, SN2 एंड SN1। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक आणुक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके लिए किसी भी हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की हमें आवश्यकता नहीं है। ये अभिक्रियाएं आसानी से एक लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही संपन्न हो जाती हैं। लेकिन ये जो एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं ये भी लगभग सेम ही प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ये उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय में हम जानते हैं कि जो बेंजीन वलय का जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकृत अवस्था में होता है और इसके ऊपर जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस हेलोजन परमाणु के पास भी p कक्षक में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। यहाँ पर एक असंकृत p कक्षक उपस्थित है और इसके भी p कक्षक उपस्थित हैं। तो इन p कक्षकों के मध्य और कार्बन वाले p कक्षकों के मध्य कुछ बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण बेंजीन वलय वाला कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर
आ जाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड के करेक्टर आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बंध है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मजबूत बंध होता है। मजबूत बंध होने का मतलब ये हुआ कि ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। तो जब यहाँ पर OH समूह आकर जुड़ेगा, तो OH समूह आकर जुड़ेगा, तो ये OH समूह आकर कब जुड़ेगा, जब ये बॉन्ड टूटे, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसका मतलब जो अभिक्रिया है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ही संपन्न हो सकती है। दूसरी बात, एक रीजन तो हुआ पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर का, और दूसरा रीजन भी इसमें होता है। दूसरा रीजन ये है कि जो नाभिक स्नेही हम यहाँ पर ले रहे हैं, नाभिक स्नेही यानी OH, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और बेंजीन वलय पर हम जानते हैं, बेंजीन वलय में इन सभी कार्बन परमाणुओं पर एक एक असंकृत p कक्षक होता है, जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इस पूरी की पूरी वलय पर क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाता है। रिंग के ऊपर की तरफ भी पाई इलेक्ट्रॉन की एक वलय पाई जाती है, रिंग के नीचे की तरफ भी पाई इलेक्ट्रॉन की एक वलय पाई जाती है। तो इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोक्सिल समूह है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो रिंग है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो ये जो नाभिक स्नेही है वो इस बेंजीन वलय पर आसानी से आकर नहीं जुड़ पाएगा, और आसानी से आकर नहीं जुड़ पाएगा, इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो कम होगा। तो इस अभिक्रिया को संपन्न हमें करवाना है, इस बेंजीन वलय पर जुड़े हुए हेलोजन परमाणु को हमें हटाना है और उसकी जगह OH समूह हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन की आवश्यकता होगी, हमें उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी। तो ये फिनोल के बनाने की एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर काम में लेते हैं, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। इस अभिक्रिया में यदि हम बेंजीन वाले पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, बेंजीन वाले पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इस प्रकार से करेंगे कि बेंजीन वाले पर यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह को जोड़ दें, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बेंजीन वाले पर 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं, 3 NO2 समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक NO2 समूह यहाँ पर है, दूसरा NO2 समूह यहाँ पर है, और तीसरा NO2 समूह यहाँ पर है। तो इन 3 NO2 समूह जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, बेंजीन वलय पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होने का क्या मतलब हुआ कि ये जो OH माइनस है वो अब इस जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब ये जो OH माइनस है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज OH माइनस इस कार्बन के ऊपर आसानी से अटैक कर पाएगा और ये क्लोरीन है इसको इजीली रिप्लेस कर देगा। तो यदि इस प्रकार का क्लोरोबेंजीन है जिसमें क्लोरीन के दोनों ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जब जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में ये जो OH समूह है वो इस क्लोरीन को एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा आसानी से रिप्लेस कर देगा और इस फिनोल का निर्माण आसानी से हो जाएगा। ये जो एक स्पेशल फिनोल हमें मिला है जिसमें बेंजीन वलय पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है, 3 नाइट्रिक समूह जुड़ा हुआ है, इस यौगिक का एक स्पेशल नाम भी है, आपको याद आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं, इसका देखिए सिस्टमेटिक यदि हम नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 6, इन 3 पे तो NO2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। क्या नाम हम इसका लिखेंगे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसका सिस्टमेटिक नाम क्या होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और इसका साधारण नाम अब आपको याद आ गया होगा, इसका साधारण नाम है पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं कि 2 4 6
ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस अभिक्रिया के लिए हमें कोई हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता नहीं होगी। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन परमाणु का रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH समूह के द्वारा और हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का निर्माण है वो आसानी से संपन्न हो जाता है। तो आज हम केवल एक ही विधि हमने पढ़ी है फिनोल के बनाने की। जो आगे जो विधियाँ हैं फिनोल के बनाने की उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इतने पढ़ेंगे। थैंक यू।